हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भूगोल के नए सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं संसाधन एवं विकास का अगला भाग। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके पहले के पढ़ लिए हैं। पार्ट 2 में आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि संसाधन और विकास के आगे जो हमने पढ़ा था संसाधनों का वर्गीकरण, उसमें से आगे का पार्ट क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए, संसाधनों के वर्गीकरण में हमने कल पढ़ा था 4 प्रकार संसाधनों का वर्गीकरण। हमने बात कर लिया था कि संसाधन क्या होते हैं, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं और उन्हें प्राप्त करना संभव हो। ठीक, जो सब आवश्यकता को पूर्ति करे और उन्हें प्राप्त करना संभव हो, तो वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। इनका वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया था। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था स्वामित्व के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, तीसरा था स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है आपका विकास के स्तर के आधार पर। ठीक, इस आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ये 4 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया था। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 पढ़ा था, एक था जैव और दूसरा था अजैव। जैव जिनमें जीवन व्याप्त था, अजैव जिनमें जीवन व्याप्त नहीं था, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद समाप्ति के आधार पर या समाप्तता के आधार पर 2, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होते हैं? जिन्हें पुनः नया किया जा सकता है, यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक बार उपयोग किए दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसे उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं, तो वह नवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे प्राप्त करना संभव न हो, यानी उपयोग हो गया तो वो खत्म हो गया, अब उसको प्राप्त करने में हो सकता है इनके निर्माण में, इनमें से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण करोड़ों वर्षों में लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। ठीक, तो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। एक हमने पढ़ा था व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति का यदि अधिकार होता है, जैसे घर, जमीन। फिर हमने पढ़ा सामुदायिक, सामुदायिक जैसे सार्वजनिक शौचालय या सामुदायिक शौचालय। और उसके बाद आपका जो पार्क होते हैं, सार्वजनिक पार्क, वे हो गए। इसमें उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय क्या होते हैं? हमने बताया था आपको कि जो जिस पर किसी देश का अधिकार हो, जैसे सड़क हो गया, नहरें हो गई, पुल हो गया, इन सब पर अधिकार किसका है? देश का अधिकार है, यानी उस देश की सरकार का अधिकार हो। जैसे भारत में जो भी ऐसी संरचनाएं, सड़क, नहरें, पुल, इन पर किसका अधिकार है? भारत सरकार का अधिकार है। और उसके बाद हमने बताया था कि समुद्र में 200 नॉटिकल मील के अंदर, समुद्र की तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील के अंदर तक मिले समुद्री संसाधन उस देश के संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन उस देश के बाद उस सीमा के बाद 200 नॉटिकल मील के बाद जो संसाधन मिलते हैं समुद्र में, वे क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी इन पर अधिकार किसका होता है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। ठीक, इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर हमने, अब आज हमें यही पढ़ना है। यह भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला संभावित, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, चौथा संचित कोष। ये चारों हमें पढ़ना है। तो फिर ये फ्लोर चार्ट बना लीजिए, या फिर कल आप लोगों ने बनाया ही था। तो इसमें जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इतना हमने देख लिया है। अब हमें विकास के स्तर के आधार पर जो चौथा है आपका, उसमें 4 प्रकार देखना है। ठीक, तो इसको हटाते हैं। चलिए, आज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए,
अब हमें देखना है विकास के स्तर के आधार पर, यानी संसाधनों का विकास। देखिए चौथा नंबर है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का प्रकार कितना है? 4। पहला कौन सा है? पहला आपका है 4 प्रकार है, जिसमें से आपका पहला है कि जो आपके विकसित संसाधन है, ठीक, उनकी बात करते हैं, या फिर हम पहले बात करते हैं संभावित संसाधन। फिर उसके बाद आपका आता है विकसित संसाधन। फिर आपका आता है भंडार। फिर आपका आता है संचित कोष। संभावित संसाधन क्या है? देखिए, यानी वे संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग करना संभव है, यानी अभी वो है उनका उपयोग करना संभव है। कैसे? कि इनके लिए टेक्नोलॉजी भी है, ध्यान रखिए, इसके लिए प्रौद्योगिकी भी है, और है उसके साथ साथ जो संसाधन हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, हमें पता है कि हम इनका उपयोग कर लेंगे, कि हमें ज़रूरत होगी जब हम तब इनका उपयोग कर लेंगे, इनके लिए प्रौद्योगिकी भी है। वे संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग करना संभव है और इनके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। यानी जिस प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम इनका उपयोग करेंगे वह भी इस समय उपलब्ध है, लेकिन हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी क्या कर रहे हैं? यूज नहीं कर रहे हैं, वो रखे हैं हम संचित कोष दूसरा है। संभावित क्या है कि इनका यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम भविष्य के लिए रखे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 3 चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा, एक भंडार और एक संचित कोष और एक संभावित। संभावित में ध्यान रखिएगा कि इनका भविष्य में उपयोग करना संभव है और उसके साथ साथ इनका प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। यही आपको इनको समझने में आसानी से बताएगा। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे इन सब का। देखिए, विकसित वे संसाधन जिनका जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी मात्रा व गुणवत्ता भी ज्ञात है और वर्तमान में इनका उपयोग हो रहा है। देखिए, संभावित संसाधन क्या थे कि इनका भविष्य में उपयोग करने के लिए रखा गया है इन्हें, और इनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। जैसे में एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान वाले क्षेत्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत भरमार पड़ी है। उनका उपयोग क्या कर सकते हैं? ये संभावित है, हम उपयोग कर सकते हैं भविष्य में, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं। हमारे पास प्रौद्योगिकी भी है, सोलर पैनल भी हैं, पवन चक्कियाँ भी हैं, ठीक, लेकिन अभी हम
उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इसमें आएंगे, किसमें, संभावित में। राजस्थान व गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा। ठीक, अब इसमें देखते हैं उदाहरण के लिए विकसित संसाधन, यानी जिनका, देखिए हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं और उसके बाद इनका सर्वेक्षण, मतलब इनका निरीक्षण, इनका जांच किया जा चुका है, इनका मात्रा और गुणवत्ता, यानी कितने उपलब्ध हैं और कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, इसके बारे में हमें पता है, और कितना समय तक चलेगा इसके बारे में हमें पता है। वही क्या है, विकसित संसाधन। जैसे में कोयला, आप सुनते होंगे कोयले की कमी आ रही है, या फिर कितने सालों में कोयला ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, तो ये सब क्या है, विकसित है। कोयला, पेट्रोलियम, ठीक, ये आपके एग्जाम्पल इसके हो गए। अब भंडार क्या है और संचित कोष क्या है, इसको समझिएगा। भंडार और संचित कोष, देखिए संभावित समझ आ गया, विकसित समझ आ गया, भंडार और संचित कोष। पहले इन दोनों को नोट कीजिए। देखिए भंडार की बात करते हैं अब हम। संभावित, विकसित समझ आ गया। भंडार, देखिए भंडार जो उपलब्ध हैं लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी ही नहीं है इनके लिए, यानी वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी ये उपलब्ध तो हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर कुछ अलग बना सकें। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल तो बनाते हैं, लेकिन जल नहीं, हम उससे ऊर्जा भी बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। या फिर हम बात करें हाइड्रोजन की बस बात करें तो हमें पता है कि सूर्य में जो प्रकाश निर्माण का क्रिया होती है उसे संलयन कहते हैं, प्रकाश संलयन। तो उसमें कौन सा कार्य होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। तो हमें भी ये पता है कि हाइड्रोजन से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, उदाहरण में H2 गैस से, यानी हाइड्रोजन गैस से ऊर्जा प्राप्त या फिर ऊर्जा प्राप्ति, हाइड्रोजन गैस से ऊर्जा प्राप्ति। या देखिए हमें पता है कि यह उपलब्ध तो है लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम यह प्राप्त कर सकें। संचित कोष, देखिए संचित कोष वे हैं जो उपलब्ध भी हैं, हमारे पास प्रौद्योगिकी भी है, लेकिन हम अभी जानबूझकर उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों, जब कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तब उपयोग करेंगे। यानी वे संसाधन जो
भविष्य के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और इनके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से खनिज संसाधन हैं जो हमारे लिए अभी उपयोग में आए नहीं हैं, हम उन्हें बचा कर रखे हैं भविष्य के लिए। जैसे हमें पता है हम जल से जल ऊर्जा बना सकते हैं, अभी तक हमने इनका कई जगह उपयोग नहीं करना शुरू किया है, और बांधों को बनाकर हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह अभी नहीं कर रहे हैं, इन्हें संरक्षित करके रखा गया है। और एग्जाम्पल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके ऐसे और भी भंडार हैं जो संरक्षित करके रखे गए हैं। ठीक, तो ये क्या होंगे, संचित कोष में आएंगे। यानी यहाँ पर आगे लिख सकते हैं आप, जो यहाँ पर आपने लिखा राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, वह भी इसमें आप लिख सकते हैं। राजस्थान, आरजे मतलब राजस्थान और गुजरात, यानी इनमें जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है वह। अब देखिए सभी में अंतर समझिएगा, इसमें और इसमें आपको अब अंतर आया, थोड़ा कठिन लगा होगा या फिर कम समझ में आया होगा। देखिए, संभावित क्या थे, वे संसाधन जिनका भविष्य में उपयोग करना संभव है, इसके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। देखिए ये क्या है, यानी हमें पता है कि संभव है, अब अभी तक हम ये नहीं जान पाए कैसे करेंगे उपयोग। लेकिन संचित कोष क्या है, जो हमें पता भी है कैसे करेंगे, और उसके बाद इनके लिए प्रौद्योगिकी भी है, और लेकिन हम उनको कर नहीं रहे उपयोग। यानी इसके बारे में, संभावित के बारे में, यानी इसकी संभावना बस है कि हाँ हम उपयोग कर सकते हैं, बस संभावना है, और इसका हमें पूरी तरह से जानकारी है कि हम कर ही लेंगे, यानी हम इनका उपयोग पूरी तरह से कर लेंगे। उपयोग कर लेंगे, यानी हमें इनके बारे में पता है, संचित कोष के बारे में, कि हाँ समय आने पर हम इनका उपयोग कर लेंगे, हमें पता भी है किस प्रकार से करना है। लेकिन संभावित में हमें संभावना बस है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक, और विकसित में जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनका गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका है। भंडारण जो उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी हमारी पहुंच से बाहर है, जैसे हाइड्रोजन गैस से ऊर्जा प्राप्ति। ठीक है, तो चलिए इतना समझ आ गया, नोट कर लीजिए। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, राजस्थान व गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा, राजस्थान व गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा नीचे लिखा गया। आरजे, राजस्थान गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा। ठीक, चलिए लिख चुके हैं। अब देखिए, अब हमें इसके आगे बढ़ना है, अगला टॉपिक पढ़ना है। संसाधनों का विकास। देखिए
हमें पढ़ना है संसाधनों का विकास देखिए, संसाधनों का विकास का मतलब है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका किस प्रकार से विकास किया जाए। विकास करने का मतलब कि उन्हें इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। यह विकास का मतलब है उसका, संसाधनों का विकास। और उन्हें अच्छी और गुणवत्ता मात्रा में बढ़ाकर हम उपयोग करें, और मात्रा उनकी कम करते जाएं, यानी उनकी गुणवत्ता तो बढ़ा दें लेकिन उनकी मात्रा कम करें, जिससे हमारे उपयोग के साथ साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उपयोगपूर्ण रहे। इसके लिए देखिए, जैसे हमारे कई क्षेत्रों में संसाधन ज़्यादा हैं, कहीं कम है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के भंडार हैं, लेकिन और क्षेत्रों में नहीं है। जल संसाधन कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में कोयले के भंडार ज़्यादा हैं तो और जगह नहीं है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में कोयले के भंडार ये सब कुछ नहीं है। जल संसाधन भी नहीं है। तो इन सब के विकास के साथ साथ सभी लोग को समान रूप से वितरण के साथ साथ किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसी चीज़ को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संसाधनों का विकास का मतलब क्या है, समझ गए कि संसाधनों का इस प्रकार से हम उपयोग करें कि सबके लिए समान रूप से मिले और उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। अब उसी को कुछ नाम दिया जाता है या फिर उसे किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हमें पढ़ना है। संसाधन, पहला पढ़ना है सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास। देखिए, अगला इसके अंदर तीन टॉपिक है आपके। सतत पोषणी विकास पहला हो गया। दूसरा है आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992। तीसरा आपका जो टॉपिक है एजेंडा 21। इन तीनों टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सतत पोषणी विकास का मतलब क्या है। सतत मतलब होता है लगातार, पोषणी मतलब एक तरह से पोषण करना, विकास मतलब यानी ऐसा विकास हो। इसकी परिभाषा समझिए, ऐसा विकास जिसके द्वारा हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करें, यानी जो संसाधन उपलब्ध हैं उससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करें और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह सुरक्षित रहे। और इसके अलावा एक और चीज़ कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। देखिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं फिर समझते हैं। वह विकास जिसमें हम संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे, यानी नुकसान न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो, क्षति न पहुँचे। और यह संसाधन भावी मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित
रहे। वह विकास, देखिए सतत पोषणी विकास क्या है? वह विकास जिसमें हम संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे और संसाधन भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें, हमारा भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साथ में पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे हम देखिए आजकल कोयले का उपयोग इतना करने लगे हैं, या फिर बात करें पेट्रोलियम का, कि ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इनकी ये समाप्त हो जाएंगे और हमारी फिर उसके बाद क्या हालत होगी आप ही सोच सकते हैं। बिना पेट्रोल का, बिना कोयला के बहुत सारे कार्य रुक जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है? एक तो नुकसान भी हो रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण में नुकसान किस प्रकार से कि ज़्यादा इनके उपयोग से पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, ज़्यादा खनन हो रहा है जिससे मिट्टी खराब हो रही है। आपको पढ़ाया जाएगा आगे कि मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी क्यों आ रही है, खनन के कारण आ रही है। ठीक, उसके बाद यह संसाधन जो है भावी पीढ़ी के लिए तो बचेंगे ही नहीं। यानी हम इस प्रकार से, जिस प्रकार से इस समय उपयोग कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहें तो जल्द ही यह संसाधन खत्म हो जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? सतत पोषणी विकास। कि ऐसा ना हो, ख़त्म ना हो, उसको साथ साथ यानी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। इसी को कहते हैं सतत पोषणी विकास। अब देखिए, इसी सतत पोषणी विकास की बातें लेकर एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो सम्मेलन में कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। रियो डी जेनेरो यह शहर था। ठीक, यह शहर था। कहाँ का था? ब्राज़ील का। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो शहर। यहाँ पर एक सम्मेलन बैठाया गया, बुलाया गया, जिसमें से 100 से अधिक राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्रों के अध्यक्ष शामिल हुए। यानी इसमें क्या हुआ? 100 से अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने इस सतत पोषणी विकास पर जोर दिया। किस बात पर जोर दिया? सतत पोषणी विकास पर बल दिया। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहेंगे, पर्यावरण को नुकसान न हो। यानी सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान पर विचार। यानी इन्होंने समाधान, कौन सा समाधान? सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय। सामाजिक आर्थिक मतलब जो खनिज संसाधन या फिर किसी प्रकार के संसाधन जिनको लेकर हमें ज़रूरत है कि संसाधनों को संरक्षित किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें, उनके समाधान के लिए क्या हुए? इकट्ठा हुए। ठीक, तो उन्होंने देखिए क्या किया। फिर इन्होंने इस समाधान में एक पत्र तैयार किया जिसे कहते हैं एजेंडा 21। एक पत्र तैयार किया जिसे कहते हैं एजेंडा 21। एक घोषणा पत्र, यानी इन्हें अनाउंसमेंट किया, उस पत्र को जारी किया, पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। इन्होंने क्या किया? एक पत्र पर हस्ताक्षर किया, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, हस्ताक्षर किया, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। ठीक,
यह इसी के आगे का है। यानी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी उनके अध्यक्ष जो होते हैं, जो कोई कार्यक्रम होने पर किसी दूसरे देश में जाते हैं या फिर किसी सम्मेलन में भाग लेते हैं, वे उपस्थित हुए और सतत पोषणी विकास पर उन्होंने बल दिया। कहा कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम सब एक साथ मिलकर क्या करेंगे कि उस पर कार्य करेंगे। जिसके लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया जिसमें लिखा गया था किस प्रकार से वे एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे और सभी देश इस समस्या के जो समाधान के लिए एक अपना अपना एजेंडा 21 तैयार करेंगे। यानी एजेंडा 21 नाम क्यों दिया गया समझिएगा। एजेंडा 21 मतलब 21वीं सदी, यह 21वीं सदी चल रही है। तो 1992 के बाद जो चली 2000 से 2099 तक, ठीक, यह जो समय होगा इसे क्या दिया गया नाम, 21वीं सदी। इस 21वीं सदी में क्या करेंगे, इसी पर कार्य करेंगे जिससे संसाधनों का संरक्षण बचा रहे। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि इन्हीं संसाधन सतत पोषणी विकास पर हम कार्य करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, जिससे संसाधनों का उपयोग करके समाज को और आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। सतत पोषणी विकास में उन्होंने निर्णय लिया और एजेंडा 21 में घोषणा पत्र में क्या कहा कि हम सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करेंगे एक साथ मिलकर। ठीक, न समझ आ गया? तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं एजेंडा 21। चलिए लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं एजेंडा 21 के बारे में। यही जो सम्मेलन हुआ, इसमें जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, यानी किस प्रकार से हम सहयोग करेंगे, किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे, उसी घोषणा पत्र को नाम दिया गया एजेंडा 21। यानी सम्मेलन बैठाया गया, सम्मेलन में जो मुद्दा उठाया गया उसे सतत पोषणी विकास कहा गया और उस सम्मेलन को रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहा गया। उसमें जो निर्णय लिया गया उसे एक लेटर के माध्यम से लिखा गया है, यानी एक पत्र पर लिखा गया और उसी पत्र को क्या कहा जाता है, एजेंडा 21। समझ गए? तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए अब एजेंडा 21 के बारे में हम देखते हैं। दो आपको समझ आ गया। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनते हैं हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक, चलिए देखिए आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 एजेंडा 21 इसमें क्या किया गया, यानी ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरो या जेनेरियो में सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र क्या किया गया, तैयार किया गया, जिसमें क्या किया गया, यह लिखा था कि सभी दुनिया के सभी देश बोल सकते हैं या फिर जितने उपस्थित थे वो, जिसमें यह लिखा था कि सभी देश, ऐसा लिखे, सभी देश मिलकर क्या करेंगे, सामाजिक,
आर्थिक व पर्यावरणीय, यानी पूरी दुनिया के लिए लागू था कि सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं जैसे वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, और उसके बाद भूखमरी, गरीबी जैसी वैश्विक तापन, भूखमरी, गरीबी के उन्मूलन यानी समाप्ति के लिए क्या करेंगे? समाप्ति के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे। इसी अनाउंसमेंट यानी इसी घोषणा पत्र, अनाउंसमेंट लेटर, इसी घोषणा पत्र को एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 नाम दिया गया। तो एजेंडा 21 क्या था, समझ आ गया? पहले देखिए तीनों बातें, सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, एजेंडा 21 किस प्रकार से संबंधित है समझिए। सतत पोषणीय विकास अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ पर्यावरण को नुकसान न हो और भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित संसाधन, उसको ध्यान में रखते हुए उसी मुद्दों को लेकर और पर्यावरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनको साथ लेकर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में 1992 में। ठीक, यहाँ पर यही समस्याएं रखी गई किस प्रकार से हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास के लिए यह कार्य किया गया था। उसके बाद इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जो होता है क्या है कि इसमें लिखा जाता है सभी देश, जो 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, उन्होंने हस्ताक्षर भी किया। उन्होंने कहा कि हम गरीबी और बीमारी जैसी, भुखमरी जैसी समस्याएं जो हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इन सभी को दूर करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। और इसी एजेंडा 21 को या फिर इसी पत्र को एजेंडा 21 नाम दिया गया। ठीक, यानी इसी घोषणा पत्र को क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। ठीक, तो आप लोग का यहाँ पर एजेंडा 21 तक का समाप्त हुआ। इसके आगे अब हम देखेंगे संसाधनों का नियोजन, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक के टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।